गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक का। और देखिए, आपने अभी तक सिंगल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं। हम +1 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं और आप अभी तक सिंगल कॉलम कैश बुक को कर चुके हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, पहले डबल कॉलम कैश बुक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि कैश कॉलम जो आपने अभी तक सिंपल किया है, और अब हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कॉलम बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपने सिंगल कॉलम के अंदर अभी केवल एक साइड डेबिट साइड में अमाउंट दिखाया था, लेकिन जब डबल कॉलम आ जाती है तो हम कैश और बैंक दोनों कॉलम एक साथ दिखाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। परफॉर्मा आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है, देखिए यहाँ लिया हुआ है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये। आप देख सकते हैं, सबसे पहले डेट में, फिर पर्टिकुलर में, फिर आपका जो है ना वाउचर नंबर, लेजर फॉलो, और फिर आपका आ जाता है कैश। ठीक है, सिर्फ कैश का कॉलम आ रहा है। अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो एंड कैश। ये आपका डेबिट साइड था, ये क्रेडिट साइड था। डबल कॉलम में सिर्फ एक ही बात अलग आएगी कि आपके पास कैश के साथ एक कॉलम और बन जाएगा आपका डेबिट साइड में, जिसको हम बैंक कॉलम बोलेंगे। इसी प्रकार एक कॉलम आपका क्रेडिट साइड में बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक कॉलम कहेंगे। तो आपको एक साथ 2 कॉलम तैयार करने पड़ेंगे, इसे हम लोग डबल कॉलम बोलते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो, कैश और बैंक, 2 कॉलम आगे। एक आपका डेबिट साइड सेम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो, कैश एंड बैंक, ये आपका क्रेडिट साइड आ गया। सिर्फ एक नया कॉलम आ गया आपका बैंक साइड में। सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी कैश में ट्रांजैक्शन की जाएगी, उसका पैसे का आना या जाना, इट मीन्स अगर पैसा आ रहा है तो वो कैश के डेबिट में आएगा, और अगर जाएगा तो कैश के क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं, ठीक है, आपने किसी को गुड्स सेल करी और अगर आपको चेक रिसीव हुआ है, और अगर आपने कोई सामान परचेज किया और आपने चेक से पेमेंट किया है, आप किसी भी एक्सपेंस को चेक से पे कर रहे हैं, तो जो ट्रांजैक्शन आएगी वो आपको पता है, आपने जनरल के टॉपिक में कर चुके हैं, वो बैंक कॉलम के माध्यम से की जाएगी। तो आपको जो है ना ये टॉपिक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसी प्रकार से वो सारे कॉलम जो है ना बैंक के थ्रू ही करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताता चलता हूँ, जो बेसिक बातें हैं। सबसे पहले बोलता है कि बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, आपको मालूम है, और कैश आपका एक रियल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल आप कर चुके हैं ऑलरेडी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का। ठीक है, तो बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट चलेगा। दूसरा जो बताता है ओपनिंग बैलेंस। आपको ये मालूम है कि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में लेकर के चलना है। जब आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग का बैलेंस गिवन होता है तो आप सबसे पहली एंट्री लिखते हैं टू बैलेंस BD, और अगर आपके पास बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे टू बैलेंस BD बैंक कॉलम के अंदर। लेकिन अगर आपके पास बैंक का क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ मिलेगा, तब आप पहली एंट्री करेंगे बैंक कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आती है सर आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री ही है। आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कहता है आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो। सपोज करो आपने लिखा है गुड्स परचेज्ड। आपने क्या लिखा सर? गुड्स परचेज्ड। तो आप इसकी क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? परचेज टू कैश, पहली एंट्री। सपोज कीजिए अपने आपने यहां लिखा है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने पेमेंट किससे करी है? चेक से करी है। तब आप क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज आपका एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस, एंड यहाँ गुड्स परचेज कुछ भी नहीं था तो हम कैश मानेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि आप पेमेंट चेक से कर रहे हैं। चेक से कर रहे हैं इसका मतलब आपके बैंक से क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये सिंपल एंट्रियां हैं। जब आप कैश बुक तैयार करेंगे, कैश बुक के अंदर आपको मैंने अभी भी बताया है
कि एक कॉलम आप डेबिट साइड में तैयार करेंगे कैश का और एक कॉलम आप तैयार करेंगे बैंक का। ठीक है, फिर उसके बाद सेम डेट का कॉलम आ जाएगा, एक आपका कैश का कॉलम आएगा और एक आपका क्या आएगा, बैंक का कॉलम आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहली एंट्री आपको जो मैंने अभी बताई थी कि आपके पास कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट मिलेगा, लेकिन बैंक का बैलेंस आपके पास डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पहली एंट्री जो गिवन होगी टू बैलेंस बीडी, या अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पर कई बार बैंक के कॉलम के अंदर आपके पास ओवरड्राफ्ट भी लिखा मिलेगा, लेकिन कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस आपका नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताई एक सिंपल एंट्री परचेज टू कैश। अब आप इसकी लेजर क्या पास करेंगे? आपको पता है हम कैश बुक तैयार कर रहे हैं, तो परचेज हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट है, और कैश हमारा क्रेडिट है, तो कैश जा रहा है, तो आप यहाँ इसकी एंट्री करेंगे बाय परचेज। सपोज कीजिए 700 का परचेज किया और ये आपने 1500 का परचेज किया था, तो 700 आपका क्या हो रहा है सर, पेमेंट हो रहा है, कैश कॉलम से हो रहा है, तो आप 700 कहाँ लिखेंगे, कैश कॉलम में। लेकिन जो नेक्स्ट डेट है वो अपने परचेज टू बैंक लिख रहे हैं, क्योंकि आपने पेमेंट चेक से करी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय परचेज, और अब की बार कैश कॉलम नहीं बल्कि कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम जाएगा। आप इसको डैश मार दीजिएगा, जिससे कि आप गलती से भी कोई एंट्री ना करें। ठीक है, तो ये आपने चेक से पेमेंट करी है, इस बात को हमेशा ध्यान में लेके चलना है। लेकिन ये आपकी सिंपल एंट्रियाँ थी, ये आपका कैश और बैंक कॉलम, कैश और बैंक कॉलम, दो कॉलम आ चुके हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सर कॉन्ट्रा एंट्री का। मैं भी आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। सोचने वाली बात है सर, कॉन्ट्रा एंट्री अभी तक आपने पढ़ी नहीं है। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब भी आप कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन एक साथ करते हैं, जब भी आप कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन एक साथ करते हैं तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1000। आपने 1000 रुपया बैंक में क्या किया, जमा करवाया, तो आप क्या लिखेंगे, आप अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, कैश आपका एक रियल अकाउंट है और बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है। कैश आपने कहाँ जमा करवाया सर, बैंक में, तो बैंक पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया, बैंक ने रिसीव कर लिया। ये सर हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि कॉन्ट्रा एंट्री को हमें करना किस प्रकार से है। ओके है ना? देखिए, अब आपके पास बैंक कॉलम भी आ गया और कैश कॉलम भी आ गया, और आप दोनों कॉलम तैयार कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक आपका क्या हो रहा है, डेबिट जमा हो रहा है। सपोज कीजिए कैश बुक तैयार कर रहे हैं और कैश बुक के अंदर पहले बैंक की बात है, तो बैंक आपका डेबिट साइड में है, तो बैंक आपका ये डेबिट साइड में है और ये आपका क्या है, क्रेडिट साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट होती है और राइट हैंड साइड आपकी क्या होती है, क्रेडिट में आती है। अब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, टू कैश। आपको पता है बैंक जमा कर रहा है, तो बैंक को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, छुपा लूंगा, और क्या लिखूंगा, टू कैश, और आएगा किस जगह पर, बैंक के कॉलम में आएगा, क्योंकि बैंक डेबिट है। देखो बैंक यहाँ डेबिट हो गया, कैश का यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन कैश क्या है, क्रेडिट है, और कैश का क्रेडिट यहाँ है, तो जो कैश का कॉलम का अमाउंट है वो मैं यहाँ लिखूंगा। लेकिन अब कैश की बात कर रहा हूँ तो मैं कैश को छिपा लूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैंक, और यहाँ पर बैंक का कॉलम क्या रहेगा, खाली रहेगा। जो आप यहाँ बीच में एक लाइन लगाते हैं लेजर फोलियो के लिए, दोनों साइड लगाएंगे, उसके सामने आप लिख देंगे सी, केवल इस एंट्री के सामने सी का मतलब ये है कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको भूलिएगा नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यही मैंने आपको बताई थी कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। जब भी आप कैश को बैंक में जमा करवाते हैं या विड्रॉ करते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री आपकी होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉन दोनों आ चुकी हैं आपके सामने। फिर बोलता है रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ओवर बैंक ड्राफ्ट। कहता है कई बार आप किसी कस्टमर से कोई चेक रिसीव करते हैं, ठीक है,
अब उस चेक के ना अलग अलग कंडीशन है। मान लीजिए मैंने किसी को गुड्स बेची है, सपोज करो मैंने उमेश को गुड्स सेल कर दिए हैं, तो उमेश से मुझे क्या मिला है, चेक मिला है, ठीक है, और मैंने वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा आपके पास, गुड्स सोल्ड टू उमेश एंड चेक रिसीव्ड एंड दैट चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, और मैंने वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। तो इस केस में क्या एंट्री मानेंगे हम लोग कि कोई सामान हमने बेचा और सेम डे हमने क्या कर दिया, उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया। तो हम ये मानेंगे कि हमने वो सामान, जो पेमेंट हमारे पास आई है, ठीक है, जो रिसिप्ट हमने किया है, वो सीधा हमारे बैंक कॉलम में चला जाएगा। तो मैं इसकी जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, जब मैंने उमेश को बेचा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपका बैंक यहाँ डेबिट हो रहा है, जब चेक सेम डे में मैं बैंक में क्या कर दूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा, तब मैं ये एंट्री करूंगा और मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर बैंक कॉलम के अंदर टू सेल्स, और बैंक कॉलम में क्या कर दूंगा, उस अमाउंट को प्लस कर दूंगा। केस नंबर 1। दूसरा केस, मैंने सामान सेल, गुड सेल करा और मेरे को क्या हुआ, चेक मिला। सपोज करो वो चेक मिला मुझे 10 तारीख को, ठीक है, और मैं उस चेक को जो है ना 12 तारीख को क्या कर रहा हूँ, बैंक में जमा कर रहा हूँ। तो यहाँ दो अलग अलग डेट आ गई हैं। एक डेट वो जिस दिन मैंने सामान बेचा और चेक रिसीव किया, और एक वो चेक जिस दिन मैंने वो चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कराया। तो हमें दोनों की अलग अलग एंट्री ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा, तब ये बात लेकर के चलनी है। आपने गुड्स सेल करी है और चेक रिसीव किया है, तो अब इसका रूल लगाएंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या लिखेंगे, चेक टू, गुड सेल किया तो सेल आ गया, ठीक है, और मैंने वो चेक जिस दिन बैंक में जमा करवाऊंगा, तो मैं उस दिन क्या लिखूंगा, बैंक एक रिसीवर होगा, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर चेक की बजाय हम लिखेंगे चेक इन हैंड, क्योंकि वो चेक हमारे हाथ में है, और जिस दिन वो चेक बैंक में जमा करवाऊंगा वहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। इस बात को ध्यान रख के चलना है सर, ओके। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक वो डेट जिस दिन हमने गुड सेल करी और चेक रिसीव किया, और एक नेक्स्ट डेट वो है जिस दिन हमने उस चेक को जमा कराया। ये आपका केस नंबर 2 था। अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ केस नंबर 3 की तरफ, चुप करवा ले उसको। थर्ड वो कहता है कि हमने गुड सेल करा और एक चेक रिसीव किया। हमने क्या किया, एक चेक क्या किया सर, रिसीव किया, और उस चेक के बारे में हमें आगे एंट्री में चेक करना पड़ेगा किसी और डेट के अंदर कि क्या उस चेक को कहीं बैंक में जमा करवाया है या नहीं करवाया है। केस नंबर 1, वो चेक बैंक में जमा कराया, जी नहीं, वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया। केस नंबर 2, वो चेक इन हैंड जो आया था वो किसी अदर डेट को बैंक में जमा कराया, जी ऐसा भी कुछ गिवन नहीं है। मतलब ना पहले केस वाली बात जानकारी गिवन है, ना दूसरे वाली गिवन है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव, तो कुछ भी नहीं कह रखा है। हमें आगे वाली एंट्री को चेक करना पड़ेगा। अगर जब भी कुछ ना कह रखा हो तो हम ये मानते हैं कि वो चेक हमने सेम डे ही बैंक में क्या कर दिया सर, डिपॉजिट कर दिया। जब आपने वो सेम डे ही बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो चेक की पेमेंट सीधी हमारे अकाउंट में चली गई है। हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक और केस आपका आता है सर, इन 3 के अलावा आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेची है और आपको चेक मिल गया, ठीक है, और आपने क्या करा सर, वो चेक रिसीव कर लिया, ठीक है, और वो चेक आपने बैंक में लगा भी दिया और आपने वो पैसा बैंक में क्या कर लिया, जमा भी कर लिया। लेकिन वो चेक सर कैंसिल हो गया, यानी कि डिसऑनर हो गया। उस केस में आप क्या करेंगे? जब ऐसा कोई केस आता है तो देखिए, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव करी है, मतलब गुड्स सेल करी है एंड चेक रिसीव किया, आप लिखते हैं गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, ठीक है। सपोज द अमाउंट इज 10,000, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मान लो कि मैंने वो यहाँ एंट्री करूंगा टू सेल्स के नाम से, हम लोग 2 सेल्स करके और बैंक में अपना जमा कर लेते हैं 10,000, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने गुड सोल्ड करी और चेक जो रिसीव किया, वो हम जिसको भी सामान बेचा था, मान लीजिए उस बंदे का नाम है दीपक, हमने एक चेक रिसीव कर लिया दीपक से, गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव फ्रॉम दीपक आ गया। तब आप क्या एंट्री करेंगे सर? आपको पता है कि हमने पैसा मिल गया तो हमने सीधा बैंक में जमा करा दिया, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक। वो चेक हमने क्या कर दिया सर, बैंक में जमा करा दिया, मान लीजिए वो 10,000 का था, ठीक है। और उस दिन बाद में क्या हुआ सर, ये चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, हो सकता है उस अकाउंट में पैसे ना हो, तो डिसऑनर हो गया। तो उस केस के अंदर हमारे को दीपक को ये चेक वापस करना पड़ेगा। इन दैट केस दीपक एक पर्सनल अकाउंट के नाते, दीपक एक रिसीवर हो जाएगा,
तो हम लिखेंगे दीपक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमें एक बार तो डेबिट में प्लस करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन ये चेक कैंसिल होगा उसी दिन हमारे को बैंक में क्या करनी पड़ेगी, ये माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बैंक कॉलम में एक बार डेबिट में प्लस हो जाएगा और जिस दिन ये कैंसिल होगा उसी दिन बैंक में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और आपकी रह गई है डिस्काउंट की। देखिए डिस्काउंट क्या होता है। सपोज कीजिए आपने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करी है 10,000 की और आपने उसे कहा कि अगर आप मुझे विद इन 10 डेज पैसे जमा कराते हैं तो मैं आपको जो है ना 10% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, कस्टमर ने जमा करा दिया और वो कैश में आया विद इन मतलब 10 डेज का था, लेकिन उसने इमीडिएट आपको सपोज करो दे दिया। तो आप क्या एंट्री करते हैं, मतलब पहले लिखेंगे एंट्री गुड्स सोल्ड टू दीपक 10,000 एंड कैश डिस्काउंट है 10% इफ इमीडिएट डिपॉजिट। ठीक है, या इफ इमीडिएट डिपॉजिट द कैश, अगर वो तुरंत हमारे को कैश क्या करता है, जमा करवाता है। और दीपक ने जमा भी करा दिया, हम ये मानते हैं, तो अब मुझे दीपक को डिस्काउंट देना पड़ेगा। 10,000 का 10% हो गया सर 1,000 का डिस्काउंट और मेरे पास कैश आ गया। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000 आ गया, लेकिन 9,000 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया है। आपको पता है हमारे को कैश डिस्काउंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों अलग अलग भी करके बता देता हूँ और इंडिविजुअल भी करके बता देता हूँ। कैश टू सेल्स आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर आपको पता है जब भी कैश डिस्काउंट देते हैं तो कैश डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री होती है। तो मैं यहाँ एक और एंट्री लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 का, और जो टोटल सेल लिखी जाएगी वो कितने की लिखी जाएगी, 10,000 की। मैंने इसे स्मॉल अक्षर में इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं बता सकूं हम कैश बुक बना रहे हैं सर। कैश टू सेल्स, केवल कैश कॉलम को चेक करूंगा, कैश के डेबिट में कितना है, 9,000 है, तो मुझे डिस्काउंट अलाउड से कोई मतलब नहीं है। अभी आपको मैंने पहले सब्सिडरी बुक्स बनवाई थी, तो वहां हम जनरल प्रॉपर के अंदर इस एंट्री को करेंगे, तभी मैं आपको करके बता रहा था। देखिए मैं क्या लिखूंगा, कैश टू सेल्स तो हम लिख लेंगे सर 9,000 का, और जनरल प्रॉपर में जो एंट्री रहेगी वो आपकी रहेगी डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स के नाम से आ जाएगी, कितने की, 1,000 की। और ये एंट्री कहाँ जाएगी सर आपकी, ये जनरल प्रॉपर में जाएगी, लेकिन ये एंट्री आपकी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। इसी प्रकार जब आप रिसीव करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तो आपने डिस्काउंट दिया है, जब आप कोई सामान परचेज करते हैं और अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। हमें वहां भी देखना होगा कैश के सामने कितना अमाउंट आएगा। अगर मैं इसको खुला खुला लिखता हूं तो आप समझ सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 जो कि आपने जनरल के टॉपिक में करी है, डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स कितना आ गया, 10,000। हम कैश बुक तैयार कर रहे हैं तो हमें कैश के सामने का अमाउंट चेक करना है, कैश में 9,000 है। तो जब आप कैश बुक तैयार करेंगे सिर्फ आप एक ही एंट्री लिखेंगे यहाँ, टू सेल्स, और जो कैश के सामने कॉलम है अमाउंट है उस 9,000 को ही कैश कॉलम में चलाएंगे। और डिस्काउंट आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा सर, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होगा। इसी प्रकार अगर आप ये पेमेंट बैंक से करते हैं सर, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये कैश में ना जाकर के कहाँ जाएगा सर, उस केस में ये बैंक में चला जाएगा, और ये कैश कॉलम में ना जाकर के कहाँ जाएगा सर, बैंक कॉलम में जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखना है और आपका डबल कॉलम क्या हो जाता है सर, यहाँ क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको जो है ना इसकी सारी की सारी एंट्री करके बताता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 को करने के बाद आप लगभग ये मान के चलिए कि कहाँ तक क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 14 तक आप सभी क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। क्लियर कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास एक कैश कॉलम है और दूसरा कॉलम कौन सा, आपका बैंक कॉलम है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कैश इन हैंड, यानी कि आपका डेबिट बैलेंस है, एंड कैश एट बैंक ये भी आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसके आगे ना तो डेबिट लिखा हुआ है और ना क्रेडिट लिखा हुआ है। और आपको ये मालूम है कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर क्रेडिट होता तो या तो ओवरड्राफ्ट लिखा होता या इसके आगे क्रेडिट लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है दोनों का बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो मैं आपको पहली एंट्री करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देखिएगा, बुक आप अपने सामने रखिएगा और मैं आपको एक एक करके एंट्री बोलता जाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, पहली एंट्री बोल रहा है कैश इन हैंड, तो हमारा क्या बनेगा सर,
टू बैलेंस बीडी, यहाँ आप डेट का कॉलम बना लेंगे, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी, थोड़ा स्पेस कम रहेगा तो मैंने यहाँ बना दिया। आप डेबिट साइड में भी डेट का कॉलम और क्रेडिट साइड में भी डेट का कॉलम बनाएंगे। ये आपको मालूम है डेबिट साइड है और ये आपको मालूम है क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब सर आगे चलते हैं, देखिएगा कहता है टू बैलेंस बीडी, कैश में हमारे पास है 4000 रुपीज़ और टू बैलेंस बीडी बैंक में हमारे पास है सर 12,000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री जो 4 तारीख की है, ये हमारी 1 तारीख की एंट्री थी, जनवरी 1 की। 4 तारीख को बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए ये कह रहा है आपसे सोल्ड गुड फॉर कैश, आपने गुड्स को कैश में बेचा है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब इसकी लेजर बनाएंगे तो केवल कैश कॉलम आपका अफेक्ट हो रहा है, ना कि बैंक। तो आप ये 4 तारीख को लिख देंगे कैश डेबिट हो रहा है, तो आपको लिखना आता है कैश को हम छुपा लेंगे और लिखेंगे क्या, टू सेल्स। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू सेल्स और हमारा जो कॉलम में अमाउंट आएगा कैश कॉलम में वो आएगा 13,200 का। नेक्स्ट बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, आपने सुरेश से कैश रिसीव किया है, तो एक बार फिर से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया है, सुरेश से आया है। तो आपका कैश एक बार फिर से डेबिट हो गया। तो आप नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री नंबर 5 टू सुरेश। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 2,500 रुपीज़ का। नेक्स्ट बोलता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमने एक चेक रवि से रिसीव किया और उसी दिन उसको क्या कर दिया सर, बैंक में जमा करवा दिया। तो जो चेक आपने बैंक में तुरंत जमा करवाया है, इसका मतलब ये है कि बैंक में वो पैसा आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे सर, हु इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन वो चेक हमने लिया किससे, रवि से, तो रवि एक गिवर है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। और जो आपका चेक का अमाउंट है वो कितना है, 6,400 रुपीज़ का है। तो आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, तो बैंक का डेबिट साइड आपका इस तरफ है, तो आप लिखेंगे टू रवि और बैंक कॉलम में आप कितना लिख देंगे, 6,400 रुपीज़ लिख देंगे। और ये आपकी जो एंट्री थी ये थी तारीख नंबर 6 की, 6 की। 7 तारीख को बोल रहा है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी है, चेक से करी है, तो सैलरी आपको पता है एक प्रकार का एक्सपेंस है। सैलरी टू क्या लिखेंगे, बैंक, ना कि चेक। अगर कैश में करता तो कैश लिखता, लेकिन मैं ये चेक से कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक से। और अब की बार बैंक सर क्रेडिट हो रहा है, तो आपको पता है ये एक पेमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेजर बनाएंगे तो बाय सैलरी लिखूंगा, बाय सैलरी। और कैश कॉलम के ऊपर यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पेमेंट उसने चेक से करी है। तो हम लोग भी बैंक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 7,600 का। फिर बोल रहा है 10 तारीख को पेड सुधीर बाय चेक। आपने सुधीर को पेमेंट चेक से करी है। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारे को ये मतलब नहीं है उसने उस चेक का क्या किया, एक बार तो हमें सिर्फ वो पेमेंट करके दिखानी है। तो सुधीर को हमने क्या करा है, चेक से पेमेंट करी है, तो हु इज़ द रिसीवर, सुधीर इज़ द रिसीवर। और हमने क्या करा, बैंक से पेमेंट करा है, तो सुधीर टू क्या लिखेंगे, हम बैंक लिखेंगे। सिंपल लेजर चल रही है, आप यहाँ लिख देंगे बाय सुधीर। और जो आपका अमाउंट रहेगा सुधीर को जो आपने चेक से पे करा है वो है आपका सर 5,000 रुपीज़। बैंक कॉलम से एक और क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर बोल रहा है 12 तारीख को 12 को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसने पे किया है, तो जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पे करेगा तो ये भी आपको पता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस को आप क्या लिखेंगे सर, कैश से कराए या बैंक से, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि सर किससे करेंगे, कैश से। तो अब की बार आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो आप लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और जो आपका अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1200 रुपये, वो कैश कॉलम से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर आपका आता है सर कि आपने कैश परचेज किया है, तो परचेज की सिंपल एंट्री आपको पता है, परचेज टू कैश, तो आप क्या लिखेंगे, बाय परचेज। और जो एंट्री आएगी आपकी 8,000 रुपीज़, वो कहाँ आएगी सर, कैश कॉलम में। फिर बोलता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश क्या कर दिया सर, बैंक में जमा करवाया है, तो समझने वाली बात है सर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में जमा करवाया है, तो हु इज़ द, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, हु इज़ द रिसीवर, बैंक। कैश एक रियल अकाउंट है, हमारे पास से कैश गया है, तो यहाँ तो रियल अकाउंट का रूल लगता है और यहाँ पर्सनल का।
तो बैंक एक रिसीवर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है सर, बैंक में रुपया प्लस हो रहा है और हमारे पास से कैश माइनस हो रहा है। तो बैंक जब पैसा आ रहा है तो डेबिट है, और कैश में पैसा जा रहा है तो कैश कॉलम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अगर प्लस होगा तो मैं बैंक कॉलम में लिखूंगा टू कैश के नाम से, और ये आपकी बन गई है सर कॉन्ट्रा एंट्री। तो लेजर फॉलो के अंदर आप सी नाम लिख देंगे, ठीक है। और क्या आपने कितना पैसा जमा कराया बैंक में सर, 10,000 रुपये। तो बैंक कॉलम के अंदर 10,000 क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। और यहाँ आप लिखेंगे सर बाय बैंक, और ये आपके कैश से क्या हो जाएंगे सर 10,000 माइनस, यानी कि क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 20 तारीख को एंट्री है सर कैश सेल्स। कैश सेल करेंगे तो सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश आपके पास आ रहा है और कैश में सामान बिक रहा है, तो जो आपका अमाउंट है वो है सर आपका 15,100 का। तो कैश में आपका क्या हो गया, ये अमाउंट प्लस हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक, मेड बाय कैश, सॉरी पेमेंट कैश से कर रहा है 20 तारीख को ही। तो आपने एक मशीनरी परचेज करी है, तो आप एंट्री लिखेंगे मशीनरी टू कैश बाय, आप मशीनरी लिख देंगे, और कैश से क्या हो जाएगा आपका 6,800 माइनस हो जाएगा। देखिए 21 तारीख को उसने एक और काम किया है, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द वो मशीनरी। जो ऊपर वाली मशीनरी है उसको फिक्स कराने में उसने 1,000 रुपया और कितना पे करे, उसने 400 और पे करे हैं। तो सर जब आपको पता है किसी भी मशीन को इंस्टॉल कराते हैं या फिक्स कराते हैं तो वो सारा खर्चा मशीनरी में ही ऐड होता है। बेशक उसने वो 1 दिन के बाद किया है, कोई बात नहीं, लेबर लेट आई होगी, तो वो भी कहाँ ऐड होती है, मशीनरी में ऐड होती है। आप लिखेंगे सिंपल सी बात है सर मशीनरी टू कैश, और वो अमाउंट भी कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा। 22 तारीख को बोल रहा है सर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब वो नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए उसने बैंक से पैसा निकलवाया है। सिंपल सी बात सर, बैंक में से तो पैसा माइनस हो गया और हमारे पास कैश में आ गया, तो कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे कई जगह लिखा होगा विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज नहीं बल्कि पर्सनल यूज होगा, तो उस केस में वो ड्रॉइंग टू कैश होगा, ठीक है, ड्रॉइंग टू बैंक होगा। लेकिन अब की बार जो है ना, आपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है कि ऑफिस यूज के लिए है और बैंक से पैसा निकलवाया है। तो आपके पास क्या आ गया सर, कैश आ गया, और गिवर कौन है आपका सर, बैंक है। तो कैश अब की बार डेबिट हो जाएगा सर आपका, और आप यहाँ क्या लिखेंगे टू बैंक, और कैश कॉलम में उस अमाउंट को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, कितना 7,500, और बैंक कॉलम से क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, बाय कैश, और इस एंट्री के सामने दोनों तरफ आप क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे, यानी कि सी लिख देंगे। फिर 23 तारीख को चलते हैं, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपोज्ड इनटू बैंक। आपने अनिल से एक चेक रिसीव किया और उसको बैंक में जमा कराया, यानी कि बैंक में वो पैसा जमा हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। हमने अनिल को वो चेक क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, और ये चेक था आपका सर 4,600 का। तो बैंक कॉलम में क्या हो गया, वो प्लस हो गया। 23 के बाद 27 तारीख को एक और दिक्कत आ गई सर, जो चेक हमारे पास आया था वो कैंसिल हो गया। अगर वो कैंसिल हो गया तो मैं इसकी एंट्री करके बताता हूँ। जिस दिन चेक रिसीव हुआ था हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनिल को ये चेक वापस करना पड़ेगा, और हमारे बैंक से क्या हो जाएगा, पैसा माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अनिल टू बैंक, क्योंकि हमने पैसा बैंक में जमा कर लिया था, एक्चुअल में हुआ नहीं था, तो हमें वो बैंक से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आया नहीं है। 28 तारीख को सर वो कह रहे हैं कंप्यूटर खरीदा है और पेमेंट करिए चेक से। तो जब भी आपको पता है कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम उसे क्या मानते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट मानते हैं, और उसकी पेमेंट अगर चेक से करिए तो पैसा आपसे चला गया, तो आप एंट्री लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 तारीख को आपने चैरिटी पे किया है, लेकिन ये कुछ नहीं कहा कैसे पे किया है, तो आप ये मानेंगे कि कैश में दिया है, तो हम लिखेंगे बाय चैरिटी 120 रुपये कैश में जाएगा। लास्ट एंट्री बोल रहे हैं पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब हो गया बैंक में जमा करवाया। तो जब उसने बैंक में जमा कराया तो यहाँ फिर से एक बार एंट्री काउंटर आएगी। बैंक में तो पैसा जमा हो जाएगा टू कैश के नाम से, कितने 12,000 रुपये, और कैश कॉलम के अंदर क्या हो जाएंगे सर, वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने से, बाय बैंक के नाम से कैश में से वो 12,000 जमा हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आपकी क्या बन गई सर, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है। बस कॉन्ट्रा एंट्री को भूलना नहीं है। इसके बाद सर हम दोनों साइड का क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, कैश का अलग करेंगे और बैंक का अलग करेंगे।
दोनों का हमें बैलेंस करना आता है, हमने पहले 5 क्वेश्चनों में हमने किया है। ठीक है, सबसे पहले कैश का टोटल कर लेंगे और उस टोटल में से इस टोटल का भी कैश कॉलम को माइनस कर देंगे। बैंक कॉलम का अलग टोटल किया जाएगा पूरा का पूरा, और उसमें से बैंक का क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा वो आपका क्या बचेगा, बाय बैलेंस CD बच जाएगा। तो ये था सर आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एंट्रियां और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी काम हो जाएगा। आइए सर, कहता है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मैंने अभी भी आपको बताया था, जब भी आप अगर पर्सनल यूज के लिए बैंक से कुछ पैसा निकलवाते हैं, ठीक है, तो वो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा सर, ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए वो पैसा निकाल रहे हैं तो वो काउंटर एंट्री आपकी नहीं होगी। ठीक है, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया या विड्रॉ किया, कॉन्ट्रा बनती है, लेकिन जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो वो कॉन्ट्रा नहीं बनती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। पहले मैं एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने एक चेक रिसीव किया और वो चेक मैंने किसी और को डिपॉजिट करा दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। अब उस एंडोर्समेंट ऑफ चेक का मैं यूज कैसे करूंगा, देखिएगा। कहता है सपोज कीजिए आपने वो चेक रिसीव किया और वो चेक किसी और को एंडोर्स कर दिया। मैंने एक चेक राम से रिसीव किया है 10,000 का या 1,000 का लिख दिया, और मैंने वो चेक किसको दे दिया सर, शाम को दे दिया, शाम को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, हमें जब भी ऐसा लिखा होगा एंडोर्स का कोई भी एंट्री आएगी तो हमारी बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी सर, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब मैंने राम से चेक रिसीव किया तो मैं क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड टू राम, और क्योंकि मैं डेट चेक करूंगा कि मुझे 10 तारीख को चेक रिसीव हुआ और फिर मैंने बाद में एंडोर्स किया है, तो आपको पता है कि मैंने नीचे एंट्री पढ़नी बताई है, कैसे पढ़ी जाती है कि जब भी आपको कोई चेक रिसीव होता है तो आप उसके सभी व्यूज़ को देखेंगे, क्या हमने सेम डे में जमा करवाया है, या मैंने किसी और को एंडोर्स कर दिया है, ठीक है, या मैंने उसको अपने पास रखा है और अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है तो हम ये मानते हैं कि उसी दिन हमने बैंक में जमा करवा दिया। फिलहाल जब हम चेक रिसीव करेंगे चेक इन हैंड टू राम करेंगे, लेकिन जब राम को जब शाम को दूंगा तो हु विल बी रिसीवर, शाम, लेकिन मेरे पास से क्या जाएगा सर, शाम टू चेक इन हैंड, क्योंकि मैंने इस चेक का कोई भी यूज नहीं किया था, ना ही इसको बैंक में लगाया था, सिर्फ शाम को आगे दे दिया। तो इस तरह की कोई भी एंट्री हो उसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आती है। जिस दिन आप चेक रिसीव करेंगे उस दिन भी नहीं आएगी, और जिस दिन आप एंडोर्स करेंगे उस दिन भी नहीं आएगी। ठीक है, देखो उसने एग्जाम्पल से समझा के बता भी रखा है कि अरुण से एक चेक रिसीव किया था और वो चेक किसको कर दिया, विशाल को हमने आगे एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब होता है किसी और को दे देना। बैंक चार्जेस सर, अब बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक हमारे को कई बार सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में वो कुछ चार्ज लेता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि मेरे कोई बिजली का बिल आ जाता है, या मैं 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता हूँ, ठीक है, या मेरा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आ जाती है, तो बैंक अपने आप ही ऑटोमेटिकली पैसा काट के दे देता है। तो बैंक इन चीज़ों के बदले में कुछ एक्सपेंसेस लेता है। बैंक आपके घर पे मांगने के लिए नहीं आएगा सर, बैंक आपके अकाउंट में से ही क्या कर लेता है, वो काट लेता है। तो उस केस में आपका बैंक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि बैंक से पैसे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी कि आपके बैंक से क्या हो जाती है, पेमेंट हो जाती है। तो बैंक उस केस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और हम नाम क्या देंगे, बैंक चार्जेस आपका एक एक्सपेंस है, तो आप नाम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब आपकी कैश बुक में एंट्री करेंगे तो आप बाय बैंक चार्जेस के नाम से बैंक कॉलम से उसको माइनस कर देंगे। ओके, आप बैंक चार्ज ऑन डिसऑनर ऑफ चेक, कई बार कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो उस केस में भी बैंक आपसे क्या करेगा, कुछ चार्ज लेगा। वो भी आपसे मांगने नहीं आएगा, बल्कि आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बैंक चार्जेस टू बैंक। वो भी बैंक आपसे किसी सर्विस को देने के बदले में, और जो आपका चेक डिसऑनर हो गया उसकी वजह से बैंक को जो नुकसान हुआ है उसको क्या करेगा, चार्ज कर लेगा। आप कहोगे बैंक को नुकसान क्या हुआ है सर, बैंक ने सर्विस दी है सर आपको, और सर्विस की वजह से आपके चेक ने उनको आधा घंटा, 2 घंटे का टाइम वेस्ट किया। बैंक की तरफ से चेक वहाँ दूसरे बैंक में लगाया जाता है, फिर वहाँ से पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो उस सर्विस का चार्ज आपसे बैंक लेता है। नेक्स्ट बोलता है सर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट। कई बार कोई कस्टमर को हम सामान बेचते हैं और वो सीधा हमारे बैंक में जमा कर देता है पैसे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, डायरेक्टली उस कस्टमर ने बेचा है तो टू सेल्स लिख देंगे सर, ठीक है, सीधा सीधा हम वहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, नेक्स्ट कॉलम आता है सर, इंटरेस्ट अलाउड। अलाउड का मतलब हो गया बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया है तो इसका मतलब हमारे लिए फायदा है, हमारे बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जब बैंक में पैसा जमा होगा तो सर वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी पैसा आता है डेबिट में लिखा जाता है।
कई बार बैंक हमारे से इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बदले में। तो उस केस में बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो जब वो काटेगा तो हमारे बैंक में पैसा माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट टू बैंक करेंगे, ऊपर हमने बैंक टू इंटरेस्ट किया था। क्लियर है? तो ये था सर आपका सिंपल एंट्री। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। आप इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अनसोल्ड भी आप 14 तक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैश बुक का टॉपिक था, इसको आराम से कर लीजिए सर।